सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज डिपार्टमेंट के वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर के प्रस्तुतिकरण में आप सबका स्वागत है। स्वागत की श्रेणी में सर्वप्रथम मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य जिनके कुशल नेतृत्व के द्वारा आज हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके अनुभव का पारावार नहीं, ऐसे परम व्यक्तित्व डॉक्टर रेणु सहगल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। विद्यालय की एचएम श्रीमती सुहानी दौर का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। इसी क्रम में विद्यालय के सभी इंचार्ज का भी हम स्वागत करते हैं तथा विद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष का भी स्वागत करते हैं। सरस्वती की पूर्ण धारा को प्रवाहित करने वाले समस्त अध्यापक एवं अध्यापिका का भी हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हम किसी कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले ईश वंदना करते हैं, तो आइए हम भी मां सरस्वती देवी की प्रतिमा के समक्ष ऑनलाइन दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना। वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी प्रसन्न और खुश रहें। कैलेंडर के प्रस्तुतिकरण को गति प्रदान करने हेतु अब मैं अपने विभाग की सह अध्यापिका अदिति मैम को आमंत्रित करता हूं। अदिति मैम। Thank you, sir. A very good morning to all present here. As we all know, India has been facing the outbreak of COVID-19 with courage. The teachers and principals and students are currently in homes to prevent the spread of the virus. To continue the learning of the students, even at home, through online resources, a new initiative of developing an alternative academic calendar for all the stages of school education has been taken by NCERT. The school principals, teachers, students, and parents with subject-wise activities mentioned in the alternative academic calendar can guide the students with available technological and social media tools. The calendar is divided into two parts. Part 2 is yet to be uploaded for some stages of education. The calendar mentions the multiple alternative ways of learning at home through interesting activities. Let us move on to the contents of the calendar. Guidelines have been developed for the teachers, students, school, as well as parents. Different types of assessing and engaging the students in different multiple activities have been mentioned. The calendar not only includes the generic guidelines, but also specific activities on a weekly basis. For example, learning outcomes, resources to be used, etc. The guidelines also contains activities related to art education, health and physical education, making it important for the students to understand the word art integration. Detailed material on the use of different technological and social media tools has been mentioned. The strategies for coping up with stress and anxiety has also been mentioned. I now request Mr. Rakesh sir to inform us about the guidelines mentioned in the beginning of the calendar. धन्यवाद मैम। वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर में शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल प्रिंसिपल के लिए घर पर अध्ययन के लिए दिशा निर्देश बिंदुवार इस प्रकार से है। लॉकडाउन एक समस्या कोविड-19 के कारण संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। देश में लॉकडाउन चल रहा है। सुरक्षा योद्धा दिन रात कार्य में लगे हैं। सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद हैं। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को सभी को घरों की सीमा के भीतर रहने को कहा गया है। इस अभूतपूर्व परिस्थिति से निपटने के लिए मार्ग ढूंढने की आवश्यकता है ताकि शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थियों को संलग्न किया जा सके। घर पर रहकर सीखना, अधिगम और विकास करना बच्चों के लिए नया विषय है।
दूसरा पॉइंट, गृह कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था। गृह कार्य कैसे किया जाए, यह शिक्षकों और अभिभावकों के मन में बार बार प्रश्न आ रहा होगा। यह व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला कार्य है, इसमें कार्य को पूरा करने की बाध्यता होती है। बच्चों को लंबे समय के लिए हम गृह कार्य नहीं दे सकते, इसलिए वैकल्पिक मार्ग ढूंढा है। अगला पॉइंट, शिक्षा को रुचिकर बनाना। वर्तमान शिक्षा में को आनंददायक और रुचिपूर्ण बनाने वाली बहुत सारी तकनीकें मौजूद हैं, जिनका उपयोग बच्चे घर पर रहकर कर सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अधिगम को 4 सप्ताह में कार्यान्वित करने के लिए निर्देश दिए हैं। यह मोबाइल फोन से संबंधित है। अभिभावक से सहायता, मैसेज भेजकर या फोन कॉल करके अभिभावक से संपर्क किया जाए, जैसा कि हमारे यहाँ प्रधानाचार्य जी के दिशा निर्देशन में चल रहा है, और सकुशल पूर्वक सभी कार्य सुचारू रूप से संपादित हो रहा है। सप्ताहवार योजना विकसित करना। कैलेंडर में सभी कक्षाओं के लिए सप्ताहवार योजना विकसित की गई है, जिसमें रुचिकर गतिविधियां सम्मिलित की गई हैं। शिक्षक या अभिभावक इसका चयन कर सकते हैं। अगला पॉइंट, गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के पास आवश्यक भाषा कौशल होता है। शिक्षार्थी में गतिविधि का विकास विविध तरीके से किया जा सकता है, जैसे प्रश्न पूछकर, वार्तालाप को प्रोत्साहित करके, अन्य गतिविधि का सुझाव देकर, बच्चे की रुचि का निरीक्षण करके उसे गतिविधि देकर इत्यादि। अगला पॉइंट, ई संसाधनों का लिंक उपलब्ध कराकर। शिक्षक शिक्षिका एक दिन में 15 विद्यार्थियों को कॉल करके उन्हें अपेक्षित विवरण दे सकते हैं। दूसरे दिन उनमें से 5 का निरीक्षण कर सकते हैं। इसी तरह शिक्षक शिक्षिका तीसरे व चौथे दिन 5-5 का निरीक्षण कर सकते हैं। आगे और भी विद्यार्थियों को इसी तरह कार्य दे सकते हैं और उनका मूल्यांकन कर सकते हैं तथा विद्यार्थियों के अधिगम का भी पता लगा सकते हैं। आगे गति प्रदान करने हेतु मैं श्रीमती मंजू मैम को आमंत्रित करता हूं। मंजू मैम। धन्यवाद सर। विद्यार्थियों से जुड़ाव और आकलन। इस अकादमिक कैलेंडर में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले 4 सप्ताह का और उसके बाद 8 हफ्ते का वैकल्पिक कैलेंडर जारी किया गया था। यह वैकल्पिक कैलेंडर राष्ट्रीय एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि छात्रों को कम से कम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताना पड़े। जिनके पास इंटरनेट सुविधा है और जिनके पास नहीं है, वे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को मोबाइल पर एसएमएस भेजकर या फोन पर कॉल करके उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होने की स्थिति में अध्यापक, अभिभावक और बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, गूगल हैंगआउट, जूम आदि से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में हम आकलन कैसे करें, इसके भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। आकलन के सुझाव इस प्रकार है। निर्माणात्मक आकलन के माध्यम से आपके छात्रों के भाषा को सीखने की सहायता करने के बारे में है। इस तरह का आकलन सतत होता है, यानी कि जो निरंतर चलता है, सारे स्कूली वर्ष के दौरान नियमित रूप से किया जाता है। इस आकलन का मतलब है कि प्रत्येक छात्र से विविध प्रकार की गतिविधियों से जानकारी एकत्र करना और जो उनके सीखने और प्रगति का आकलन करने में आपकी मदद करता है, जो विद्यार्थियों का चौतरफा विकास सुनिश्चित करता है। इसमें शामिल हो सकता है सामान्य कक्षा गतिविधियां करते समय अपने छात्रों का अवलोकन करना और अपने अवलोकन के नोट्स बनाना, कक्षा और गृह कार्य के आवंटनों पर ग्रेड करना और ग्रेडों का रिकॉर्ड रखना, छात्रों के लिखित कार्य, परियोजना, कला आदि के नमूने रखना या पोर्टफोलियो बनाना, लघु और अनौपचारिक परीक्षाएं लेना और उनके ग्रेड का रिकॉर्ड रखना। आकलन का मतलब है असेसमेंट। यस मैम, मूल्यांकन। असेसमेंट, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी बोल दीजिए क्योंकि ओके मैम। नहीं आता। जी मैम,
जी मैम जी। शिक्षक के रूप में 4 ध्यान देने योग्य बातें निम्न है। शिक्षक के रूप में आप प्रत्येक पाठ में निम्न 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो आप अपने विद्यार्थियों से सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाने से पहले, पढ़ाते समय और पढ़ाने के बाद मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन जो आप पहले मूल्यांकन में आपको यह जानने में मदद मिलती है कि विद्यार्थी क्या जानते हैं और पढ़ाने से पहले क्या कर सकते हैं। यह आधार रेखा निर्धारित करता है और आपको अपनी शिक्षण योजना तैयार करने के लिए प्रारंभिक बिंदु भी देता है। छात्र क्या जानते हैं इस बारे में अपनी समझ को बढ़ाने से छात्रों को जिस विषय में पहले से ही महारत हासिल है उसे दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं, और जो नहीं जानते हैं उन्हें इस विषय को और अधिक छोड़ देने का अवसर कम होगा। पढ़ाते समय क्या ध्यान रखना है? कक्षा में पढ़ाते समय मूल्यांकन करने में यह देखना शामिल है कि छात्र क्या सीख रहे हैं और उनमें क्या सुधार हो रहा है। इससे आपको अपनी शिक्षण पद्धति, संसाधनों और गतिविधियों का समायोजन मतलब कंपाइल करने में आपको यह समझने में मदद करेगा कि छात्र वांछित उद्देश्य के किस प्रगति की ओर अग्रसर है और आपका शिक्षण कितना सफल है। पढ़ाने के बाद, शिक्षण के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन पुष्टि करता है कि छात्रों ने क्या सीखा और आपको दर्शाता है कि किसने सीखा है और किसे अभी भी मदद की जरूरत है। इससे आपका शिक्षण लक्ष्य कितना प्रभावपूर्ण रहा इसका आकलन कर सकेंगे। इसका मूल्यांकन का मतलब है रेटिंग ऑफ द चिल्ड्रन। यस मैम। मूल्यांकन की 4 विधियां, प्रमुख स्थितियां इस प्रकार है। सूचना या प्रमाण एकत्रित करना, अभिलेखन, प्रमाण की व्याख्या करना और सुधार के लिए योजना बनाना। अभी हम आगे इन पॉइंट्स पे देखेंगे। कक्षाओं में छात्रों का आकलन, जब छात्र जोड़ी में काम करते हैं, जैसे हम उन्हें कोई ग्रुप बना के देते हैं, तब हम देख सकते हैं पाठ को पढ़ने या पाठ्य पुस्तक के नए अध्याय को शुरू करने से पहले जो हम प्रस्तावना प्रश्न वगैरह पूछते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जब भी आप सारी कक्षा से प्रश्न पूछते हैं या छात्रों को सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं। कुछ नई शब्दावली या व्याकरण पढ़ाने के बाद, छात्रों द्वारा किए गए प्रोजेक्ट वर्क करने पर, जब छात्र सुनने की गतिविधि करते हैं, जो मैम हमें बताती है ASL वगैरह हम करते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, प्रगति और कार्य प्रदर्शन का आकलन, योगात्मक मूल्यांकन यानी कि सबमिटिव असेसमेंट जैसा आप सभी जानते हैं, और निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। बहुत महत्वपूर्ण है निगरानी करना और फीडबैक देना। निगरानी करना ऊंचे ग्रेड हासिल करने में, कि बच्चे अच्छे से अच्छे अंक लाए, उनका सही मार्गदर्शन हो, उन पे हम नजर रखें, अपने प्रदर्शन के बारे में अधिक सजग बनने और अपने सीखने के बारे में ज्यादा जिम्मेदार बनने में, अपने सीखने में सुधार करने में, प्रादेशिक और स्थानीय मानकीकृत परीक्षाओं में उपलब्धियों का पूर्वानुमान लगाने में, जो हम एक्स्ट्रा जैसे ओलंपियाड वगैरह करवाते हैं उनसे भी बच्चों का हम मूल्यांकन देख सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको भी यह तय करने में मदद मिलेगी कि हमें कब बच्चों से प्रश्न पूछना है और कब उनका उत्साहवर्धन करना है, कब उनकी प्रशंसा करनी है और कब उन्हें चुनौतियां देनी है, किसी कार्य में छात्रों के अलग अलग समूहों को कैसे शामिल करना है और गलतियों के लिए क्या करना है। विद्यार्थियों की बात सुनना और उनका अवलोकन करना, अपने छात्रों को सस्वर पढ़ते समय सुन सकते हैं, जोड़ियों में या समूह कार्य में चर्चाओं को सुन सकते हैं, कक्षा में या उसके बाहर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय छात्रों का अवलोकन कर सकते हैं, जो हम केस स्टडी वगैरह में करते हैं। जब वे समूह में कार्य कर रहे हैं तब उनके हाव भाव आदि का अवलोकन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण पॉइंट और फीडबैक देना, जो हम सभी शिक्षक जानते हैं कि हम विद्यार्थियों को फीडबैक देते हैं। क्या हुआ इसकी जानकारी मिलती है हमें, कोई क्रिया या कार्य कितनी अच्छी तरह किया गया इसका मूल्यांकन का पता लगता है, इस बारे में मार्गदर्शन मिलता है कि उनका प्रदर्शन किस प्रकार सुधारा जा सकता है। फीडबैक चाहे मौखिक हो या छात्रों की वर्कबुक में लिखकर दिया गया हो, इसके लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है तो यह अधिक प्रभावी बन जाता है। प्रशंसा और सकारात्मक भाषा का उपयोग करना, संकेत देने के साथ साथ सुधार का उपयोग करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे के लिए मैं श्रीमती पंकज शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मंजू मैम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाषा को सीखने के 4 कौशल हैं। सुनना अर्थात श्रवण कौशल, बोलना अर्थात वाचन कौशल, पढ़ना पठन कौशल, लिखना लेखन कौशल। सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है, लिखना और बोलना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। श्रवण का अर्थ सुनना होता है, अतः श्रवण कौशल का संबंध कर्ण और कान से है। ध्वनियों या उच्चारण को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना और उसे ग्रहण करने की योग्यता श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण एवं पठन कौशल को ग्रहात्मक या ग्राहित कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल अन्य भाषीय कौशल को आधार प्रदान करता है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है। श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता एवं इंद्रियों का संयम आवश्यक होता है। श्रवण कौशल विकास की विधियां। विद्यार्थियों में श्रवण कौशल के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को सुनने बोलने की प्रक्रिया में सक्रिय रखे, क्योंकि श्रवण कौशल ही शुद्ध उच्चारण और बोलने की पृष्ठभूमि तैयार करता है। सस्वर वाचन, स्वरोच्चारण श्रवण विधियों के द्वारा श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। आवश्यकता है अभ्यास की। शिक्षार्थियों में श्रवण कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित विधियां हैं, जिनके उचित प्रयोग के विकास प्रक्रिया प्रभावी रूप से होती है। शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण, गति, बलाघात, भावपूर्ण तरीके से शिक्षार्थियों को कविता, गीत आदि पढ़कर सुनाया जाना, उससे श्रवण कौशल, भाव ग्रहण क्षमता एवं एकाग्रता का विकास होता है। शिक्षक द्वारा ध्वनियों, वर्णों के उपयुक्त एवं शुद्ध उच्चारण के लिए श्रुतलेख अनिवार्य है। श्रुतलेख ध्यान पूर्वक सुनना, ध्वनि पहचानना, लिपि चिन्हों का प्रयोग करना जैसे गुणों के विकास में सहायक होता है। शिक्षक द्वारा सुनाए गए विषय के आधार पर उनकी एकाग्रता, समझ, रुचि को जांचने के लिए छोटे छोटे प्रश्न पूछना, जिन्हें सुनकर शिक्षार्थियों का उत्तर देना उनकी श्रवण शक्ति को पहचानने की ही एक शिक्षण विधि है। दृश्य सामग्री में चार्ट, मॉडल, चित्र आदि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों को ध्वनियों, शब्दों को पहचानना, सिखाना, बोलकर समझाना भी सहायक सिद्ध होता है। श्रवण कौशल का महत्व। बच्चा जन्म के बाद ही सुनने लगता है। यह ध्वनियां उसके ज्ञान का आधार बनती हैं। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई हौसलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्राप्ति में भी यह सहायक है। श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य: शुद्ध सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, छात्रों में भाषा का साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, भावों, विचारों को ढंग से समझने की शक्ति का विकास करना। श्रवण करने की शिक्षण विधियां: कहानी सुनाना, कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर विधि: कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक पठन सामग्री को आधार बनाकर प्रश्न पूछता है। छात्र यदि सही से पाठ को सुनेगा तभी उत्तर दे पाएगा। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भाषण विधि: प्राय यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है, किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। कविता सुनाना:
श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को कविता सुनाई जाती है। श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु श्रवण दृश्य सहायक सामग्रियां इस प्रकार हैं: टेप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र, ग्रामोफोन, वीडियो, कंप्यूटर, इन सभी की सहायता से श्रवण कौशल को अंजाम दिया जा सकता है। अब अगले कौशल की जानकारी के लिए मैं मीना मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद पंकज मैम। क्यों? अब हम भाषा के 4 कौशलों में से पठन कौशल पर चर्चा करेंगे। साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है लिखित भाषा को पढ़ना। बच्चा जो पढ़ रहा है वह उसे समझ आ रहा है या नहीं। भाषा शिक्षण में सबसे ज्यादा ध्यान पठन पर दिया जाता है। पठन की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो शब्दों के उच्चारण मात्र को ही पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ उसके अर्थ और भाव को समझना भी आवश्यक है। क्योंकि पठन से केवल अर्थ समझना या किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना नहीं है। पठन के उपरांत व्यक्ति के पास शब्दों का भंडार एकत्रित हो जाता है और शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। जब शब्द भंडार में वृद्धि होती है तो उसमें शब्दों का प्रभाव होने लगता है और हम अपने पठन को भली भांति कर सकते हैं। पठन कौशल के महत्व। शिक्षा आजीवन एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया का आधार पठन है। पठन भाषा का एक महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। पठन में दक्ष व्यक्ति ही लिखित भंडार का उपयोग कर सकता है। पठन कौशल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मुख्य रूप से सहायक है। विद्यार्थी पुस्तकों का अध्ययन करके अपने उच्चारण को शुद्ध कर सकता है। पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी अपने व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। पठन कौशल विद्यार्थी के अन्य भाषाई कौशलों जैसे श्रवण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल में निपुणता प्राप्त करने में सहायक होता है। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र पढ़कर छात्र अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए हम अनेक गतिविधियां करा सकते हैं, जैसे पढ़कर समझने वाली गतिविधि। लिखी हुई सामग्री को पढ़कर समझने वाली गतिविधि के रूप में छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना और लिखे हुए शब्द को बच्चों के आसपास के परिवेश से जोड़ने से काफी लाभ हो सकता है। जैसे बच्चों के आसपास के जानवर और गांव के नाम पढ़ने का अवसर दिया जा सकता है। बातचीत करने का अवसर देना। शब्दों को पढ़ना सीखने के साथ साथ बच्चे वाक्य की संरचना से भी मौखिक रूप से रूबरू होते हैं। बच्चों को छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास शब्दों को पढ़ने में पारंगत होने के साथ साथ दिया जा सकता है। इसके लिए बच्चों को आपस में किसी विषय, घटना, कहानी, कविता, सवाल पर बातचीत करने का अवसर दिया जा सकता है। इसके लिए कविताओं को मौखिक रूप से परिचित होने के बाद पढ़ने का अवसर दिया जा सकता है। बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना। पढ़ने के कौशल का रिश्ता पढ़ने की आदत के साथ है। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास किया जाए ताकि बच्चे किताबों के साथ एक दोस्ती कायम कर सकें। प्रस्तावित साप्ताहिक गतिविधियां। प्रथम सप्ताह में बच्चे अपनी पसंद और स्तर के अनुसार अलग अलग प्रकार के माध्यमों जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल, अखबार, पत्रिका से विभिन्न प्रकार की रचनाएं सुनकर अपने घर के सदस्यों से चर्चा कर सकते हैं। बच्चे पढ़ी सुनी रचनाओं के आधार तरह तरह के सवाल बना सकते हैं। वे अपना प्रश्न पत्र बना सकते हैं और स्वयं हल कर सकते हैं। दूसरे सप्ताह में बच्चे अपनी पढ़ी हुई कोई पुस्तक की कहानी या पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कर सकते हैं। तीसरे सप्ताह में भाषा के बारीकियों की पहचान करें तथा किसी कहानी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विराम चिन्ह, मुहावरे आदि की पहचान करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। चौथे सप्ताह में बच्चों को कैलेंडर भरना या डायरी लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे घर पर टंगे कैलेंडर या डायरी में प्रतिदिन लिखें कि उन्होंने दिन में क्या खास काम किया, उन्हें आज क्या अच्छा लगा, उन्होंने बड़ों के काम में कैसे मदद की आदि। अब मैं आगे के लिए अपनी सह अध्यापिका राखी मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। मीना मैम। शब्द भंडार मीन्स वोकैबुलरी। शब्द भंडार एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। भाषा के भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ये शब्द विभिन्न स्रोतों में भाषा से मिलकर उसे और समृद्ध बनाते हैं। हिंदी भाषा का भंडार समृद्ध है। उसकी लिपि देवनागरी वैज्ञानिक है। भाषा की जिस सार्थक स्वतंत्रता लघुत्तम ई का ई को शब्द कहा जाता है, उसके अनेक भेद हैं।
अर्थ व्युक्ति, उत्पत्ति प्रयोग और उसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण विद्वानों ने किया है। भाषा सीखने के प्रतिफल। भाषा में निहित ध्वनियां और तुक वाले शब्दों मीन्स राइमिंग वर्ड्स से खेलने का आनंद, जैसे नमन, चमन, रमन आदि। बड़ी कहानी, कविता आदि से मात्रा चिन्हों, शब्दों, वाक्यों आदि को देखकर और उनकी ध्वनियों को सुनकर समझकर उनकी पहचान करते हैं। अलग अलग तरह की रचनाओं में आए नए शब्दों को संदर्भ में समझकर उनका अर्थ सुनिश्चित करते हैं। आसपास होने वाली गतिविधियों, घटनाओं और विभिन्न स्थितियों में अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं। बातचीत करते हुए प्रश्न पूछते हैं। तरह तरह की रचनाओं की बारीकियों, जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति, संज्ञा, सर्वनाम, विभिन्न विराम चिन्ह का प्रयोग आदि की पहचान और प्रयोग करते हैं। सप्ताहवार गतिविधियां कक्षा में सभी छात्रों के लिए समान होती है एवं कक्षा गतिविधियों में सभी छात्रों की प्रतिभागिता होनी जरूरी है। छात्रों का बोलकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कठिन शब्दों के लिए शब्दों के अर्थ या पर्यायवाची उन शब्दों के साथ ही कोष्ठक में लिखे जाएं। जिन शब्दों की व्याख्या जरूरी हो उन्हें व्याख्याकित किया जाए, सारांश को रेखांकित किया जाए। शब्दों का उच्चारण सुधारने के लिए ऑडियो सामग्री का प्रयोग और कहानी सुनना, अलग अलग तरह की आवाजों की रिकॉर्डिंग कर, ताकि छात्र इस माध्यम से समझ सके। पढ़ाए जाने वाले विषय पर विषय शब्दकोश की शीट तैयार की जाए, शब्दों को चित्रों के माध्यम से दिखाया जाए और बताया जाए। नए शब्दों को छात्रों के रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करना और विभिन्न प्रसंगों में उनका प्रयोग करना बताया जाए। शीर्षक और विवरण के साथ दर्शाते तरीकों से कक्षा में नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं मधु मैम से आग्रह करती हूँ कि वो आगे। धन्यवाद राखी मैम। सर्वप्रथम आजकल की स्थिति को देखते हुए सीखने के प्रतिफल जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो मैं बहुत सारे यहाँ पर मैंने उनका जिक्र किया है, तो थोड़ा सा मैं उनको आजकल की जो महामारी है कोविड-19 है उसके साथ जोड़ते हुए मैं उनका वर्णन कर रही हूँ। सबसे पहले जो बच्चा बोलना सीखता है, उसे सुनता है और फिर धीरे धीरे उसे पढ़ना सीखता है, तो शब्दों का भंडार धीरे धीरे उसके पास इकट्ठा होने लगता है। तो उसके बाद एक शिक्षक का ये कार्य बनता है कि वो देखे कि बच्चे ने अब तक क्या क्या सीखा है और वो किस तरह से सीख रहा है, इसकी भी जांच उसे पूर्ण रूप से करनी चाहिए। तो सीखने के प्रतिफल यानी क्या क्या उसके वो लर्निंग आउटकम्स बच्चे में दिखाई दे रहे हैं, क्या नतीजे निकलने चाहिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए। तो सबसे पहले अधिगम यानी उसने क्या सीखा, जो सीखा सीखने की व्याख्या, तो क्या वो सही तरीके से अपनी सीखी गई जो भी उसने सीखा है उसकी व्याख्या कर पा रहा है। यानी हम सिखा तो देते हैं उसे बच्चे को, लेकिन क्या हम उसकी वो पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या कर पा रहा है। क्या वो अपने साथियों के साथ मिलकर वो सारे जो भी उसने सीखा है क्या साथियों के साथ मिलकर वो उसको प्रस्तुत कर पा रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे अपने आप में ही अंतर्मुखी होते हैं जो बहुत दूसरों के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो क्या पढ़ाते समय वो जब कक्षा में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं तो वो क्या सबके साथ मिलकर ये कार्य कर पाता है। क्या उसके अंदर दूसरों के साथ सहयोग की भावना है, क्या वो भावनात्मक रूप से इमोशनल तरीके से क्या वो दूसरे साथियों के साथ अपनी कक्षा के साथ अपने अध्यापकों के साथ क्या वो जुड़कर पढ़ पा रहा है। ये सारे गुण उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए। वो जो पढ़ रहा है वो सारा अवलोकन यानी जो सारा जो भी कुछ सीख रहा है उससे संबंधी क्या वो सारी चीजों की अच्छी तरीके से जांच कर पा रहा है कि मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। और उसी दौरान जब बच्चों को आजकल भी जैसे हमारी सीबीएसई की तरफ से आया हुआ है कला समेकित आर्ट इंटीग्रेशन, तो उसमें जो प्रयोग कार्य दिए जा रहे हैं, उनको परियोजना कार्य दिए जा रहे हैं, क्या वो उनसे पूर्ण रूप से संबंध रख पा रहा है। क्या वो सब बच्चों के साथ मिलकर, क्योंकि कोई भी परियोजना कार्य होता है या खोज द्वारा जो सीखना होता है
वो हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकते हैं, वो हमें सामूहिक तौर पर करना पड़ता है, एक ग्रुप के साथ जुड़कर सीखना पड़ता है। तो क्या ये सारी भावनाएं उस बच्चे के अंदर विद्यमान है? क्या ये वो सीख पा रहा है कि मैं जो भी अगर दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सबके साथ मिलकर काम करने में उन्हें असुविधा महसूस होती है, तो ये भी गुण उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। ग्रहणशील अधिगम, जितना भी उसने आज तक सीखा है तो क्या वो धीरे धीरे उनको ग्रहण कर पा रहा है, ये सारी बातें वहां पर उसे पता होनी चाहिए, उसे समझ आनी चाहिए, ये सारी चीजें एक अध्यापक को पता होनी चाहिए। फिर किसी भी लैंग्वेज को, भाषा को सीखने के जो स्रोत होते हैं वो किस प्रकार से अध्यापक उनके अंदर विद्यमान कर सकता है, उनको सिखा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, कहानी और कविता सुनना और पढ़ना, और ये तो बचपन से ही बच्चा कहानी सुनने की आदत होती है, उसके अंदर ये गुण विद्यमान पहले से ही होता है, माँ लोरी गा के सुनाती है, तो ये सारी जो चीजें होती है वो बच्चा बचपन से ही ग्रहण कर लेता है। तो धीरे धीरे वो उनको उन्हीं शब्दों में लिखने की कोशिश करता है। तो क्या वो जो आज तक उसने सुना, समझा, पढ़ा, जो बोला, तो क्या वो अब उनको लिख पाता है? तो धीरे धीरे लेखन, उन्हीं चीजों को हमें लिखवा कर उनको क्या करना चाहिए, यानी उनके अंदर वो क्षमता पैदा करनी चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध, अब व्यक्तिगत आजकल की स्थिति में तो हम सामाजिक संबंधों के ऊपर जोर नहीं दे सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर तो हम बच्चे को सिखा ही सकते हैं कि आप बताइए कि घर में परिवार के बारे में लिखवा सकते हैं कि बताइए कि परिवार के कौन कौन सदस्य हैं, उनकी क्या आदतें हैं, आपको अपने घर में कैसा महसूस हो रहा है कोविड-19 के दौरान। सामाजिक संबंध हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को आजकल सामाजिक संबंधों में, मतलब किसी भी कार्यक्रम में जाने की हम ये कह तो नहीं सकते, अनुमति तो नहीं दे सकते, लेकिन पिछला वो जब भी किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में गया है, किसी भी त्योहार या फेस्टिवल जो भी उसने मनाया है, उससे पिछली याद के दौरान उसने कुछ भी उसे याद है तो वो अभी उसके बारे में लिख सकता है। अपना जो भी कार्य है उसकी योजना बना सकता है। योजनाएं बहुत तरीके से हो सकती हैं कि आप पढ़ने की योजना बनाइए, आप अपने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करते हो उसकी योजना बनाइए। तो समग्र भाषा के लिए मतलब वो एक सिद्धांत लेकर चलेगा, इन सिद्धांतों को लेकर चलेगा, तो अवश्य ही वो इन सबको सीख पाएगा। लेकिन अभी साथ ही साथ उसे चुनने की भी आजादी होनी चाहिए कि वो क्या लिखना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है। तो थोपने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चे अपने अनुभवों के आधार का भी उसके ऊपर, जैसे बहुत जीवन में छोटे छोटे बच्चों को अपने बच्चों के हिसाब से जो उनको अनुभव है, जो भी उनको है, तो वो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और उनके अंदर ये भी आदतें होनी चाहिए कि वो जो गलतियां करते हैं उनको स्वीकार करें और उससे सीख कर आगे बढ़े, और जो उसने सीखा है उसी अर्थ पर जोर देने की कोशिश होनी चाहिए। बच्चा उसी अर्थ पर, जैसे बच्चे ने जो कुछ बोला है, जो कुछ उसने समझा है, उसी पर जोर देते हुए हम उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब आता है कक्षा का वातावरण। पहले बच्चे कक्षा में आते थे तो वो हमारे ही सामने रहते थे, हम हर संभव कोशिश करते थे कि उनके लिए एक अच्छे से अच्छा माहौल हो। तो अभी भी हमें ये ध्यान रखना है ऑनलाइन कक्षाओं में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, बार बार जैसे माइक ऑन हो जाता है या बोल कर कुछ भी, तो उनको भी एक शांत माहौल में रखने की आवश्यकता है ताकि दूसरे बच्चे भी इस सीखने के लिए प्रेरित हो सके। इसके साथ ही साथ इसमें अभिभावकों की भी भागीदारी होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो अपने आप में पूर्णता तभी मिलती है जब अध्यापक भी सिखाएं और अभिभावकों का भी उसमें, माता पिता का भी उसमें पूर्ण रूप से उसकी भागीदारी हो। तभी हम ऐसे माहौल में तो खासकर तो बच्चों को हम बिना किसी रुकावट के आगे ले जा सकते हैं, उनकी और भी अच्छे से सहायता कर सकते हैं। और इन सब चीजों को जो अब तक हमने पढ़ा, इन सब का भी आकलन जरूरी है कि बच्चा कहाँ सीख रहा है, क्या योजना बना रहा है, कितना लिख रहा है, कितना पढ़ रहा है, इन सब की योजनाएं भी हमें बनानी है। तो कई बार होता है कि हम कक्षा में कोई भी गतिविधि करवा सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार हम पढ़ाते रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि बच्चा सीख जाए उससे, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हम बच्चों को मतलब कोई भी रचनात्मक गतिविधि दे सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को रसोई के सामानों में से ही कोई सूची बनवा सकते हैं और बोल सकते हैं कि जाओ आप अपने किचन से ये वाला सामान लेकर आओ, आप ये वाला सामान लेकर आओ, आप वो वाला सामान लेकर आओ। तो किसके पास कौन सा सामान है
वो उसकी सूची बना सकता है और दूसरा बच्चा बोल सकता है कि मेरे पास हल्दी है, दूसरा बोल सकता है जीरा है, मेरे पास कप है। तो पूरी उस तरीके से एक लिस्ट बनवाकर भी हम बच्चों से कार्य करवा सकते हैं। निशान इकट्ठा करना, यानी जहां पर हम कहीं पर आना जाना होता है तो कई बार बच्चे यात्रा करते हैं तो उन्होंने रास्ते में क्या क्या चीजें देखी हैं तो उसका वर्णन भी बच्चा कर सकता है। कविता बनाना, अब कविता बहुत बच्चों के अंदर ये गुण विद्यमान होता है कि उनके अंदर लिखने की क्षमता होती है, बस हमें उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहित करना है। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को सिखा भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते भी हैं। तो इसके अलावा एक अध्यापक का क्या कर्तव्य बनता है, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को सिखाने के दौरान उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अध्यापक को जो कक्षा में बच्चे जब बात करते हैं तो अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए, उसे उसकी रुचि के अनुसार उसे सुनना चाहिए। बच्चा कुछ बोलना चाहता है तो ये नहीं कि बेटा बाद में बोलना, मैं बाद में सुनूंगा, इस तरीके का भाव हमारा नहीं होना चाहिए। बच्चों के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार हमें उनसे बात करनी चाहिए। सहजता से, सहजता का संबंध होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि बच्चा डरे या ये नहीं कि बच्चा भी बहुत ज्यादा बोलता रहे, वो अध्यापक से मतलब उनका उसको अनदेखा ही कर दे। तो एक सहजता का भाव होना चाहिए कक्षा के अंदर। किसी भी घटना का वर्णन किया जा सकता है, बच्चों से पूछ सकते हो कि कोई भी घटना कोविड-19 से संबंधित हम कोई भी वार्तालाप बच्चों से कर सकते हैं कि आजकल का माहौल कैसा हो रहा है। तो बच्चों के आसपास की चीजों के अनुभव के आधार पर भी हम उनको सिखाकर, पढ़ाकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। किताबों के माध्यम से ही हम भाषा नहीं सीख सकते, भाषा के लिए हम आसपास से उनसे बातचीत करना भी जरूरी होता है। आसपास की चीजों की सामग्री बनाकर हम इकट्ठा कर सकते हैं और सिखा सकते हैं, और बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जगाकर, मूजबानी, उनको कविताएं याद करवाकर और लेखन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि हर बच्चा मैं कह सकती हूँ बहुत सारे होते हैं अंतर्मुखी होते हैं, और ज्यादातर जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं ना, जो अपने आप में ही सिमटे रहते हैं, उनमें ना सोचने वाली क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो जो अपने आप में ही सिमटे रहते हैं ना, वो उनके अंदर शब्द भंडार बहुत ज्यादा होता है, वो अपने आप को लिखकर ज्यादा व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी परियोजना कार्य करवाकर, जो आजकल भी आया हुआ है, वो भी अध्यापक ध्यान दे सकता है। जो हर बच्चे की रुचि अलग अलग प्रकार की होती है, तो उनको हम सीख कर उनकी रुचियों पर ध्यान देते हुए, उनके स्तर पर ध्यान देते हुए हम उनको भाषा का अध्ययन करा सकते हैं। तो एक अध्यापक के रूप में हमें बच्चों के पूर्ण रूप से उनके स्तर के बारे में हमें जानना होगा। तो इसी के साथ मैं इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए संगीता मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद मधु मैम। छात्रों के समुचित विकास के लिए कला, स्वास्थ्य, स्वच्छता को पाठ्यक्रम के एक अनिवार्य भाग के रूप में जोड़ा गया है। कला मानव की मानसिक आवश्यकता है। कला का विकास छात्रों के जीवन में रंग, तरंग, उल्लास का अनुभव कराने के लिए आवश्यक है। दृश्य कला, हाथों द्वारा बनाई गई कोई भी आकृति जैसे रंगोली, मिट्टी का सामान, मुखौटा आदि। प्रदर्शन कला, शरीर और मुखमंडल द्वारा संगीत, नृत्य, थिएटर, कठपुतली का खेल प्रदर्शन कला के अंतर्गत आता है। दृश्य कला के उद्देश्य कक्षा 1 से 5 रेखा आकृति के साथ वस्तुओं का आकार, रंग सतहों की बनावट, विभिन्न परिदृश्यों, मुखौटों, पैटर्न, 2D, 3D के तरीकों तथा तकनीकी क्षमता, कलाकृतियों और प्रकृति की सराहना। दृश्य कला के उद्देश्य कक्षा 6 से 8 पोर्टफोलियो, अन्वेषण, अवलोकन, कलात्मक अभिव्यक्ति। प्रदर्शन कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच।
प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला के लाभ: बच्चों में संज्ञात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास। कक्षा 1 से 5 के बच्चे प्रदर्शन कला से क्यों आकर्षित होते हैं? पोशाक से, उपकरण से, प्रसाधन से, प्राकृतिक ध्वनि और वाद्ययंत्र जो उनको आकर्षित करता है प्रदर्शन कला में भाग लेने के लिए। कक्षा 6 से 8 ध्वनि, लय, गति, स्वयं का प्रदर्शन उनको बहुत आकर्षित करता है। ऑडियो और वीडियो, सामाजिक परिदृश्य जो उनके सहपाठियों में उनका उच्च व्यवहार दिखाता है। स्वास्थ्य: पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। पर अब जमाना बदल गया है साहब, अब तो खेलने वाले बनते हैं नवाब। तो छात्रों को सक्रिय शारीरिक खेलों के लाभ तथा पाठ्यक्रम की जानकारी दी जानी चाहिए। जैसे बच्चों को बताना चाहिए कि सक्रिय शारीरिक खेल के लाभ क्या क्या हैं: नियंत्रण, संतुलन, संयोजन, आत्मविश्वास, गत्यात्मक कुशलता, सामग्री और उपकरणों का ज्ञान, सही शारीरिक भंगिमा का प्रयोग। कहावत है, स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए शिक्षक का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह छात्रों को शारीरिक स्वच्छता के नियमों से अवगत कराएं। इसलिए कक्षा 1 से 5 के बच्चों को अध्यापकों द्वारा चित्र वर्णन के द्वारा उनको बताना चाहिए कि इसकी कितनी उपयोगिता है, जैसे दांत साफ करना, शरीर की सफाई, हाथ धोना। कक्षा 6 से 8 के बच्चों को शारीरिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, घर तथा विद्यालय की साफ सफाई, शौचालय की सफाई का ज्ञान। अब मैं अपनी सहयोगी प्रियंका मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद संगीता मैम। तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक संचार के लिए सोशल मीडिया, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए दिशा निर्देश, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मैडम, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक का इंग्लिश वर्जन भी बता दीजिए। मैंने बोला था। हाँ जी मैम। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, अ गाइडलाइन फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। सोशल प्लेटफॉर्म त्वरित और सुविधाजनक तरीके से संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, टेलीग्राम जैसे विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म दुनिया भर में सभी उम्र के लोगों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। तुल्यकालिक और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, हम अलग अलग मीडिया, पाठ छवि, ऑडियो, वीडियो, अन्य माध्यम से व्यक्तियों या समूह के साथ भी संवाद कर सकते हैं। ये संचार तुल्यकालिक कहलाता है। और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, अतुल्यकालिक और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि सभी प्रतिभागी लाइव अर्थात वास्तविक समय में एक दूसरे को संदेश भेजते हैं और अपनी सुविधा अनुसार उत्तर देते हैं। तुल्यकालिक संचार में व्यक्तिगत या समूह ऑडियो वीडियो कॉल, त्वरित संदेश सेवा ऐप के माध्यम से चैट करना शामिल है। अतुल्यकालिक संचार में ईमेल, संदेश, चैट शामिल होता है जिनका तुरंत उत्तर दिया नहीं जा सकता। कोविड-19 एंड सोशल मीडिया, इस परिस्थिति में जब स्कूलों और कॉलेजेस के परिसर बंद हैं, तो हम एकेडमिक गतिविधियों को प्रभावी तरीके से जारी रखने के लिए इन प्लेटफॉर्मों का नवचारी तरीकों से लाभ उठा सकते हैं। इस अनुभव में 12 अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उल्लेख किया गया है। शिक्षक इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म का चयन करके विद्यार्थियों को ऑनलाइन सहायता प्रदान कर सकते हैं। आज के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म जिनका प्रयोग शिक्षकगण करते हैं वे इस प्रकार है: फेसबुक, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हैंगआउट, यूट्यूब, स्काइप, ब्लॉगर, टेलीग्राम एंड एडमोडो। व्हाट्सएप, ये एक ऐप है जिसे मोबाइल फोन पर डाउनलोड किया जाता है। हम संदेश भेज सकते हैं और ऑडियो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। एक शिक्षक वर्चुअल क्लास आयोजित करके
करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का उपयोग शिक्षक असाइनमेंट पोस्ट करने और विद्यार्थियों के दिए गए असाइनमेंट को पूरा कर पोस्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। फेसबुक पर पाठ्य छवि, ऑडियो वीडियो और अन्य दस्तावेजों से संबंधित जानकारी साझा करने या पोस्ट करने की अनुमति देता है। शिक्षक ऑनलाइन लाइव व्याख्यान दे सकते हैं और वॉच पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। फेसबुक फॉर एजुकेशन शिक्षकों के लिए फेसबुक का एक समर्पित मंच है। इंस्टाग्राम एक फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सेवा है। शिक्षक प्रभावशाली रूप से स्वयं को दृश्यकता में संलग्न कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टीवी उपयोगकर्ता को टीवी के एपिसोड की तरह 1 घंटे तक ऑडियो वीडियो साझा करने की सुविधा देता है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है, जिस पर उपयोगकर्ता ऐसे संदेश के माध्यम से पोस्ट और बातचीत कर सकते हैं जिन्हें ट्वीट के नाम से जाना जाता है। हम ट्विटर के माध्यम से छवि, ऑडियो वीडियो को अपलोड कर और साझा भी कर सकते हैं। हैशटैग नामक सुविधा के माध्यम से अन्य व्यक्ति या समूह का उल्लेख कर सकते हैं। यूट्यूब एक ऑनलाइन वीडियो साझा करने का प्लेटफॉर्म है, जिसमें उपभोक्ता वीडियो देख अपलोड, संपादित और साझा कर सकते हैं। ये उपयोगकर्ता को मुफ्त यूट्यूब चैनल बनाने की अनुमति देते हैं, जिसमें वे अपने द्वारा बनाए गए वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो को स्थानीय भाषाओं में ऑटो अनुवादित किया जा सकता है। शिक्षक कहीं से भी अपने व्याख्यान को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, जिसे वे चयनित समूह या सार्वजनिक रूप से साझा कर सकते हैं। पिंटरेस्ट सोशल वेब के साथ साथ एक बहुभाषी और दृश्यात्मक सामाजिक नेटवर्क एप्लीकेशन है। ये एक ऑनलाइन ओपन बुलेटिन बोर्ड की तरह है, जिसमें समुदाय, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक एक ही मंच पर बातचीत, पिन साझा और पोस्ट कर सकते हैं। ये जानकारी को पोस्ट करने, सहेजने, ब्लॉगिंग और खोज में सक्षम बनाता है। इसी के साथ मेरा भाग का वर्णन पूर्ण होता है। धन्यवाद। अब मैं अपनी सह अध्यापिका ज्योत्सना मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, Priyanka ma'am. The novel coronavirus pandemic presently is a situation that calls for vigilance. Teachers and learners may feel stressed since the pandemic has caused strong emotions such as sadness, fear, anxiety, and loss of interest. It is therefore important to be mindful of the well-being of everyone. So let's learn about the strategies for learners to cope with stress and anxiety. Having a routine is of utmost importance. It keeps us alert and makes us feel positive. We must be able to allocate enough time for recreational activities such as dance, exercise, etc. We should also make time for friends and family as they help in relieving our stress. Now let's move on to the strategies to cope with stress for teachers. Staying busy is good, but we must ensure we don't feel overburdened. A certain level of stress is normal, but when exposed to repeated stressful events without the tools to manage feelings, stress can become emotionally and physically toxic. Recreation is important for teachers too. Connect with students on a weekly basis and understand their shortcomings, if any. Last but not the least, avoid negativity because only a positive mind can conquer the world. Thank you, and moving to Mr. Rakesh Mishra. थैंक यू मैम। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि छात्रों में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास आवश्यक है, जो हमारी नई शिक्षा नीति का मुख्य ध्येय है। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी जब तक सृजन के लिए भूमि प्यासी। इसी के साथ अब मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और हमारे विभाग के द्वारा दी गई प्रस्तुति पर अपने मुखारविंद से